हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक सेमेस्टर फर्स्ट अप्लाइड फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। ए सेक्शन हमने सॉल्व कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इन क्वेश्चंस में आपको 5 to 6 लाइन तक का मैटर डालना है। तो आप सिर्फ अगर परिभाषित करेंगे तो बहुत छोटा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मूल राशि को परिभाषित कर दीजिए। मैंने यूनिट फर्स्ट में आपको बताया था कि मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो राशियां किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है या जिन्हें किन्हीं अन्य राशि से व्युत्पन्न नहीं किया जाता है, वे मूल राशि कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय। इसके बाद आप मूल मात्रक को बता देंगे कि मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। इसके साथ ही आप उनके एग्जाम्पल भी बता देंगे कि द्रव्यमान, लंबाई और समय मूल राशियां हैं, तो इनके जो मात्रक होंगे किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये मूल मात्रक कहलाएंगे। सिमिलरली आप यही काम व्युत्पन्न राशि के लिए भी करेंगे। पहले व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करेंगे। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है या जो पूर्ण रूप से मूल राशि पर निर्भर करती है, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जिनके उदाहरण द्रव्यमान, लंबाई और समय को छोड़ के आप जितनी भी भौतिक राशियां जानते हैं उनमें से कोई भी 4 या 5 उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप त्वरण, वेग, शक्ति और बल, ये सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां हैं। तो इनके मात्रक, त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सभी उदाहरण हो जाएंगे व्युत्पन्न राशि के। तो इतना मैटर आपको इस क्वेश्चन के अंदर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखीय संवेग के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। यूनिट सेकंड में मैंने आपको इस टॉपिक को करवा दिया था, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इसमें संवेग को संरक्षित बताना है। शुरुआत करेंगे हम न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी पिंड पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसको जब हम प्रपोर्शनल का साइन हटा के सॉल्व करेंगे तो F=dp/dt, ये फॉर्म हमारे पास में आ जाती है न्यूटन के सेकंड नियम से। संवेग संरक्षण नियम के लिए बाह्य बल का मान आप 0 करेंगे तो इस कंडीशन को अप्लाई करने पे आप देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो यहाँ से परिणाम में आप क्या देख रहे हैं कि dp/dt का मान 0 है, मतलब संवेग का अवकलन 0 है। और किसी भी राशि का अवकलन कब 0 होता है? जब वो राशि नियत हो। या हम कहते हैं कि मैथ्स में भी देखा होगा आपने कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि संवेग का मान कांस्टेंट होगा या नियतांक होगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, क्योंकि F का मान हमने 0 किया, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 लाइन आपको लिखनी होती है। तो इतना मैटर आपका सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य को परिभाषित कीजिए व शून्य कार्यों की स्थिति को समझाइए। तो यूनिट सेकंड में ही इस टॉपिक को भी हमने किया था। कार्य को आप परिभाषित कर दीजिए सबसे पहले कि कण पर आरोपित बल तथा बल के कारण कण में उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, इनका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को जब आप ओपन करेंगे तो किया गया कार्य बराबर हो जाएगा बल इंटू विस्थापन गुणा कोस थीटा। यहाँ पे थीटा बल तथा विस्थापन के मध्य लगने वाला कोण है। विस्थापन हमने यहाँ पे डी लिया है। कार्य 3 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन आपको सिर्फ शून्य कार्य की स्थिति पूछी गई है। तो आप चाहें तो ज्यादा मैटर एक्सटेंड नहीं होगा, आप शॉर्टली धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य को भी बता सकते हैं। चाहे तो इन दोनों को स्किप करके सिर्फ 0 वर्ग भी बता सकते हैं। सिर्फ थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो कार्य की वैल्यू FD आ जाएगी। कब होता है? जब पृथ्वी से किसी वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो बल और विस्थापन समान दिशा में होता है, तो बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। साथ में एक ही लाइन में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऋणात्मक कार्य कब होगा? जब विस्थापन एक दिशा में हो और लगने वाला बल विपरीत दिशा में हो, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। वैल्यू को जब आप रखेंगे तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो किया गया कार्य आ जाएगा -FD, मतलब किया गया कार्य ऋणात्मक है। ऐसा कब होता है? जब हम गुरुत्व बल के विरुद्ध किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं।
थर्ड आपके पास में आ जाएगा ज़ीरो वर्क। तो आपको किसी एग्जाम्पल के साथ बताना था, तो एग्जाम्पल हर एक टॉपिक में मेंशन किया हुआ है मैंने। तो ज़ीरो वर्क कब होगा? जब वस्तु पर आरोपित बल नीचे की तरफ लग रहा हो जबकि विस्थापन उसका आगे की तरफ हो रहा हो। तो बल और विस्थापन में कोण बनेगा 90 डिग्री का। कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो किया गया कार्य आपके पास में 0 हो गया। ये कब है कि कोई व्यक्ति अपने सिर पर सामान को उठाकर लेकर जा रहा है, तो बनने वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो कुली का भार को अपने सिर पर रखकर चलना ही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इतना मैटर आपका सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणीय त्वरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो कोणीय त्वरण मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको परिभाषित कर देना है कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाता है। फॉर्मूला हो जाएगा इसका अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, जहाँ पे ओमेगा कोणीय वेग है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाएगा। इसके साथ ही इसकी मात्रक और विमा भी बता देंगे। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, तो कोणीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। विमा भी निकाल देंगे आप यहाँ से, कोणीय वेग के साथ में कोणीय त्वरण के विमा भी निकाल के दिखा देंगे। कोणीय त्वरण को आप समझाने के लिए उदाहरण दे सकते हैं कि जब पंखा चलाने के लिए आप जब स्विच ऑन करते हैं तो प्रारंभ में जब पंखा अपनी गति लेता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। बिल्कुल 0 से लेके मैक्सिमम तक वो अपने वेग में परिवर्तन करता है। तो इस स्थिति में कोणीय त्वरण का मान धनात्मक होता है। कुछ समय के बाद, मतलब बहुत अल्प समय के बाद में, जब वो अपना एक कांस्टेंट वेग प्राप्त कर लेता है तो वो नियत वेग से घूमना चालू कर देता है। इस स्थिति में त्वरण का मान, कोणीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। आप जब स्विच ऑफ करते हैं तो फिर से वो जो पंखा अधिकतम वेग के साथ में घूम रहा था उसके वेग में धीरे धीरे कमी होने लग जाती है और वो रुकता है। तो इस स्थिति में, अंतिम स्थिति में, जब उसके वेग में धीरे धीरे कमी होती है तो त्वरण का मान ऋणात्मक की तरफ जाता है, या आप कह सकते हो कि त्वरण उस टाइम उपस्थित होगा लेकिन उसका मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ इस पूरी प्रोसेस के अंदर कोणीय वेग और कोणीय त्वरण को आप समझा सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप पंखे का इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुक का नियम लिखिए तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो हुक का नियम यूनिट 4 में मैंने आपको करवाया हुआ है। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। आप इसको लिख भी सकते हैं, प्रतिबल समानुपाती विकृति, और यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। प्रतिबल इक्वल्स टू ई गुणा विकृति। यहाँ पे ई समानुपाती नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। हुक का नियम लिखने के बाद आप उसका फॉर्मूला बता देंगे। प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल बराबर ई गुणा विकृति। यहाँ पे ई प्रत्यास्थता गुणांक है। यहाँ तक हुक का नियम कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद में आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कर देंगे। मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा होती है, प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसे y से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा फॉर्मूला आप इसका लिख के बता देंगे जैसे मैंने आपको नोट्स में करवाया हुआ था। प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। y से इसको डिनोट करेंगे तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल का फॉर्मूला F अपॉन ए होता है, अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपॉन एल। तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। इतना मैटर सफिशिएंट है। आप चाहें तो यहाँ बल को आप mg के रूप में और क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के रूप में बता सकते हैं किसी भी तार के लिए। तो ये कन्वर्जन भी ज़्यादा टफ नहीं है। एडिशनली अगर आपके पास में टाइम है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक का मैटर आपका सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिबल विकृति वक्र में प्रत्यास्थ श्रांति एवं प्रत्यास्थता शैथिल्यता को समझाइए। तो प्रतिबल विकृति वक्र में प्रत्यास्थ श्रांति मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा रखी थी कि जब किसी वस्तु पर बार बार या तेजी से बाह्य बल को परिवर्तित किया जाता है तो वस्तु अपने प्रत्यास्थ गुण को भूल जाती है। वस्तु की इस स्थिति को प्रत्यास्थ श्रांति या इलास्टिक फैटिग या लचक की थकान कहते हैं। इन तीनों नाम में से कोई भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रत्यास्थ श्रांति आपने परिभाषित कर दिया। नेक्स्ट आप डिफाइन करेंगे प्रत्यास्थ शैथिल्यता को। तो जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रतिबल में तो अचानक परिवर्तन हो जाता है परंतु विकृति में अचानक परिवर्तन नहीं होता है। तो विरूपक बल आरोपित करने पर
विकृति का प्रतिबल से पीछे रह जाना ही प्रत्यास्थता शैथिल्यता कहलाता है। इस तरीके से आपको इन दोनों को डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट आपका है ऊष्मा तथा ताप को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा एवं ताप को परिभाषित कीजिए। यूनिट 5 का ये क्वेश्चन है। दोनों की डेफिनेशन आपको लिख देनी है। ऊष्मा की परिभाषा होती है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसी को ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा कहते हैं। इसके साथ आप इसका मात्रक बता सकते हैं कि ऊर्जा का ही रूप है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ऊष्मा का मात्रक भी जूल, कैलोरी या किलो कैलोरी, इसमें इनको मापा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी आपकी ताप की। तो ताप को आप परिभाषित करेंगे वस्तु की उष्णता या शीतलता, या आप कह सकते हो कि वस्तु के गर्म या ठंडे होने का जो माप होता है उसी को आप ताप कहते हैं। अर्थात ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। इसी के कारण वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा तो ऊर्जा का रूप है, लेकिन तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ऊष्मा ऊर्जा का रूप होगी और ताप वस्तु की उष्णता और शीतलता का माप होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मनुष्य का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट तापक्रम में इसका ताप क्या होगा। यूनिट 5 का ही टॉपिक है। एक रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में C-0/5 इक्वल्स टू F-32/9। ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है। जब यूनिट 5 हम कंप्लीट करेंगे उसमें और भी स्केल्स होते हैं, उनके साथ भी रिलेशन होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास में रिलेशन आ जाएगा 9C/5 इक्वल्स टू 5-32। आपको सेंटीग्रेड की वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप यहाँ वैल्यू रख देंगे 9 × 40/5 इक्वल्स टू 5-32। 8 72, यहाँ से 32 शिफ्ट हो जाएगा इधर इक्वल्स टू ये। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 104। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आपके पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।